हेलो एंड वेलकम टू मी एंड माय मशीन। आई एम गौरव शर्मा। आज हम लोग वेलकम करेंगे अपने शो पे एक राइडर का। हाँ जी, क्योंकि आपने अभी तक इस वीडियोस में हमारे सिर्फ मुझको देखा है, बट आज हम लेकर के आ रहे हैं एक राइडर को जो आपको बताएंगे कि राइडिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, साथ ही साथ राइडिंग एक पैशन कैसे बनता है और पैशन एक ज़िंदगी कैसे बन जाता है, इन सबको देखेंगे आज हम लोग। तो आज हम वेलकम करेंगे एक ऐसे राइडर का जिन्होंने पूरे इंडिया के चप्पे चप्पे में अपने निशान छोड़ रखे हैं और चाहेंगे कि आगे फॉरेन कंट्रीज में भी जाकर के वो अपने निशान वहां पे छोड़े। तो आज वेलकम करेंगे आज के शो में एक वेरी एंथुसियास्टिक, अ ट्रू राइडर, अ ट्रू जेंटलमैन एंड अगेन ही इज अ डॉक्टर टू। सो वेलकम करेंगे आज के शो में डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी का। So Dr. Vikas, welcome to the show. Thank you, Gaurav, and thank you for inviting me. Thank you so much. सर, बाइक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो यंग जनरेशन हो और चाहे लड़के हों, इवन जो एज लोग हैं लाइक 55-60 के भी, बाइक को देखकर सभी लोग मुड़ते हैं। राइट। तो जो बाइकिंग का एक्सपीरियंस आपका, सर, जो जर्नी आपकी रही है उसके बारे में आज हम जानेंगे। और सर, ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट है ना, ये मुझे लगता है बहुत कम होने वाली है, बट फिर भी हम स्टार्ट करते हैं कुछ आपकी पर्सनल जर्नी से लेकर के, सर, आपके कुछ बैकग्राउंड से लेकर के। तो सर, सबसे पहले तो बताइए कि बीइंग अ डॉक्टर राइडिंग में कैसे सर आ गए आप? गौरव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शौक एक ऐसी चीज़ है जो आदमी खुद नहीं पैदा करता है, ये अपने आप आपके अंदर आ जाता है। तो मैं बताऊँ ये मेरे अंदर कैसे आया। जब पैदा हुए होश संभाला तो घर में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, मरून कलर की, और उसके ऊपर BS से लिखा हुआ था, तो फादर की गाड़ी थी। सही, कब की बात है सर? ये उनका जो बाइक का मॉडल था वो 1954 था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 84-85 की, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। Oh my God. मैं उस टाइम पे 5-6 साल का था। तो सब चीज़ें बंद हो गई थी, शहर सारा बंद हो गया था। तो मेरे फादर क्या करते थे, उस बाइक का सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो सारा काम घर में खुद करते थे। ओके। तो हम टॉर्च लेके बैठे रहते थे, रात को पापा की हेल्प करते थे। वो चाहते चाहते वो चीज़ अपने आप ही शौक में कन्वर्ट हो गई। तो जो शौक की आपने बात की है वो ये कि ये फादर से आया था मेरे अंदर, उनकी बाइक्स देखकर। तो ये कहे कि जब आपने होश संभाला था 5 साल 6 साल की उम्र में, टॉर्च दिखाते दिखाते कब अब हेडलाइट दिखाने लगे सर, वो कब कन्वर्ट हो गया सर आपके उसमें? सर, तो जो आपकी जर्नी है, फिर आपने जब पहली मोटरसाइकिल चलाई या बाइक या स्कूटर कुछ भी चलाया, तो ऐसी कौन सी गाड़ी थी पहली जो हम सबसे पहले चलाई? सबसे पहले जो मैंने अपना राइडिंग स्टार्ट की है वो 1966 मॉडल वेस्पा स्कूटर था। बजाज से पहले, हाँ, बजाज से पहले वेस्पा स्कूटर आता था। तो जम्मू कश्मीर में तो उसको लेके कभी वैष्णो देवी चले जाना, कभी पटनी टॉप चले जाना। अच्छा गौरव, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं। उन सब गाड़ियों में क्या होता था कि पहाड़ों में आप जाते समय तो गियर में जा रहे हैं, आज तक आप पूरा न्यूट्रल मार के पेट्रोल बचा सकते थे। अच्छा। आज की जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप गाड़ी का इंजन ऑफ कर देंगे तो ब्रेक सिस्टम लॉक हो जाएगा, स्टीयरिंग लॉक होने का डर होता है। तो ये राइडिंग तब से स्टार्ट हुई 1991 से, और वहाँ से पटनी टॉप चले जाना, हैवी स्नोफॉल हो रही, वैष्णो माता चले जाना, तो वो ये एक 12-14 साल की उम्र से ही अकेले चलाना स्टार्ट कर दिया था। ग्रेट। मतलब कहेंगे कि एडवेंचर राइड ही आपने स्टार्ट की स्टार्टिंग से ही? हाँ, और पहाड़ों से की थी। पहाड़ों से होगी। और मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँ, आपने पूछा कि आपकी पहली बाइक कौन सी, तो मेरी पहली बाइक थी SX एंड्यूरो। ओके। जो फूल और कांटे में अजय देवगन ने भी चलाई, डर्ट बाइक। हाँ, राइट, रेड कलर की। रेड कलर की, वो आज भी बाइक मेरे पास है। तो मेरी फर्स्ट बाइक वही थी, 2 स्ट्रोक बाइक थी। तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई मेरी बाइक के साथ। ओके फ्रेंड्स, देखिए सर ने क्या बोला कि चले जाते थे गियर डाल करके, फिर लौटते थे आकर के तो गियर डाल करके स्कूटर बंद करके चले जाते थे, और बहुत पेट्रोल बचता था उससे। ये भी चीज़ है सर कि पेट्रोल बचाना चाहिए, क्योंकि उस समय इतने पैसे नहीं हुआ करते थे सर। और ये सब हर घर की कहानी है। लोग जैसे पापा पेट्रोल भरा कर लेकर के आए स्कूटर में, गाड़ी में किक मार के निकल गए, और जैसे पेट्रोल कम हुआ लाके गाड़ी खड़ी कर दी। तो सर, आपकी जो आपने बताया कि सबसे पहली बाइक आपकी थी एंड्यूरो, तो उससे बहुत सी मेमोरीज जुड़ी होंगी आपके पास में? सारी पढ़ाई उसी के ऊपर हुई। मेडिकल कॉलेज में भी बाइक वही रखी हुई थी। तो उसको आज भी संभाल के वैसा ही ब्रांड न्यू कंडीशन में रखा हुआ है। मतलब वो बाइक आज भी आपके पास है? मेरे पास है। मैं उसकी फोटोज एंड वीडियोस आपको शेयर करूंगा। वो बाइक अभी भी मेरे पास मेरे गैरेज में खड़ी हुई है। फ्रेंड्स, देखिए ना, पुरानी चीज कहते हैं लोग लगाव छोड़ देते हैं, बट जो बाइकर एक ट्रू राइडर होता है ना, उसे अपनी पुरानी चीजों से बहुत बेहद लगाव हो जाता है सर। सर, आपको जो इंस्पिरेशन मिली राइडिंग की, वो कहाँ से मिली? वो अपने फादर से मिली। और उस टाइम में ऐसा दौर होता था कि जैसे हम लोग स्कूल जा रहे होते थे, रोड पे खड़े होते थे,
तो हम कुछ फॉरेनर्स को देखते थे। ओके। वो लोग दिल्ली आते थे, करोल बाग से बाइक लेते थे, उस पर पूरा इंडिया का चक्कर लगाते थे। तो ये सोचते थे कभी हम भी जब बड़े होंगे तो यार ऐसा ही कुछ करेंगे, लोकल चलाने में क्या मज़ा है, सारा सब कुछ बैग लगा हुआ है, पीछे खाने का सामान लगा हुआ है। तो पहला तो फादर को देखते थे जो फॉरेनर्स इंडिया में आते थे, क्योंकि और एक बात आपसे शेयर करूँ, ये 80 से 90s के बीच में इंडिया में इतना राइडिंग का शौक नहीं था लोगों को कि लोग लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं। रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, सेफ भी नहीं था जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। तो जो फॉरेनर्स आते थे उनको देख के ये हुआ कि भैया हम भी कभी ऐसी लंबी राइड्स पे जाया करेंगे। वो दिल में बात बैठी थी और वो देखिए आज कैसे पूरी बात करेंगे सर आपकी जर्नी की आगे हम, बट क्योंकि आपने बहुत सारी राइड्स की उन सबको बात करेंगे सर। तो एक चीज़ और है, हाउ हैज़ योर राइडिंग स्टाइल और प्रिस्क्रिप्टिव चेंज ओवर द ईयर? जैसे जैसे ईयर्स चेंज होते गए वैसे वैसे आपकी गाड़ी में भी अपग्रेडेड हुए होंगे। राइट। देखिए बहुत अच्छी बात बोली आपने कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है। बिल्कुल। आपकी जो बाइक्स हैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड है, ABS है, पहले तो कुछ होता ही नहीं था। तो आज के टाइम को देखते हुए, आज की स्पीड्स को देखते हुए धीरे धीरे मैं खुद बाइक चेंज करता चला गया। जैसे अभी मेरे पास हार्ले डेविडसन की फैट बॉय है, और जैसे माउंटेन्स में जाना हो, ऑफ टेरेन पे जाना हो तो मेरे पास वर्सेस है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको और चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ आपकी सेफ्टी जुड़ी हुई है। ट्रू ट्रू ट्रू। कोई ऐसी लॉन्ग राइड जो सबसे ज़्यादा आपको यादगार रही हो? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको बताऊँ, ये 2021 की राइड। अच्छा। ये हम लोग, आई टेल यू द डेट्स, हम लोग 15 अक्टूबर को कानपुर से निकले और हम लोग धारचूला के लिए निकले। ओके। और वो अक्टूबर का मंथ ऐसा होता है कि कहीं पर कोई रेनफॉल नहीं होती है, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं एक होता अच्छा वेदर होता है। है। अच्छा वेदर होता है। हम लोग अच्छे खासा धारचूला पहुंचे। हमको बाहरी चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोक लिया। कहते आप लोग कहाँ जाएंगे? हमने कहा हमको गुंजी ओम पर्वत जाना है। कहते आपने वो वेदर फोरकास्ट नहीं देखा? हमने क्यों, बहुत बारिश होने वाली है, हैवी रेनफॉल होने वाली है। गौरव, यू वोंट बिलीव, हम 15 को धारचूला पहुंचे और 16 को पूरा उत्तराखंड में डिजास्टर हो गया। ओह माय गॉड। हम लोग 3 दिन धारचूला में फंसे रहे। तीसरे दिन तो वहाँ खाना पानी मिलना भी बंद हो गया, गाड़ियाँ नीचे से आना बंद हो गई। होटल में, एक ही होटल था, आवाज़ आ रही है पानी का स्तर बढ़ रहा है, जो जहाँ पर है वहीं ही रहिए। तो मेरे साथ मेरा पार्टनर भी था, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया। मतलब वो ऐसी एक लाइफ की जर्नी थी गौरव कि मैं शायद मौत के मुंह से वापस बच के आया हूँ। 3 दिन बाद जब रास्ते भी खुले तो पिथौरागढ़, लोहाघाट पूरा बह गया था। हम लोग जंगल जंगल कहाँ कहाँ से पगडंडियों से बाइक निकाल के आए। तो वो मुझे अपनी लाइफ टाइम याद रहेगा कि शायद वो मौत के मुंह से हम लोग सही सलामत वापस वहाँ पे सर सपोर्ट किसने किया आपका सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट यही था कि जहाँ जहाँ लोकल पुलिस थी वो हमको बता रही थी कि रोड तो है ही नहीं। अच्छा। आप लोग इस गांव से निकल के, इस उदेरी बेंड से, बेंड बोलते हैं छोटे छोटे गांव को, अच्छा, यहाँ से निकल जाइए। हम लोग को पूरा दिन लगा नीचे उतरने के लिए, कहीं खाना नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे, मुझे पूरी लाइफ में वो अपनी ट्रिप हमेशा याद रहेगी कि इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। हमको लग भी रहा था कि शायद हम घर जिंदा पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। दिमाग में यही चल रहा होगा कि बस कैसे भी घर पहुंच जाए। और यहाँ पर न्यूज़ चैनल पे जो चीज़ें आ रही थी, घर वाले देख के बहुत पैनिक हो गए थे। पूरा नैनीताल का पानी भर गया है, नीचे हल्द्वानी बह गया है, तुम लोग कहाँ पर हो? क्या कनेक्टिविटी थी नहीं, 2 दिन तो हम कनेक्ट ही नहीं रहे। तीसरे दिन जब हम नीचे पहुंचे, हमने बताया हम लोग बिल्कुल जिंदा हैं, सही सलामत पहुंच गए। घर वालों ने बोला ऐसी जगह पे दोबारा कभी नहीं जाना, क्योंकि राइड्स करनी थी उस टाइम। उनकी हाँ में हाँ मिला ली, लेकिन फिर आगे राइड का दौर चलता है। मतलब देखो, घर वालों को भी ना, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बाद में प्लान बना, सडन निकल गए फिर से। अब जब लौट के आते हैं उस मेमोरी को याद करते हो तो लगता है यार बड़ा गलत फंस गए, लेकिन अब वो एडवेंचर याद करके मजा आता होगा। अच्छा, उससे एक चीज़ सीख मिली कि आगे कभी किसी राइड पर जाना तो क्या क्या तैयारियां करके साथ में जाना। एग्जैक्टली। मतलब हम गलतियों से, या ये कहें कि अपने एक्सपीरियंस से सीखते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं जो माइंडसेट होता है एक राइडर का, जो लाइफस्टाइल होती है एक राइडर की, उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट डज राइडिंग मीन टू यू? फ्रीडम है ये एक थेरेपी है, ये पैशन है, या एक लाइफस्टाइल है? देखिए गौरव, इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी गुड फैमिली तो फ्रीडम तो आपको अपने आप मिली है। आप पढ़ रहे हो, अपनी पसंद की जॉब कर रहे हो, अपने पसंद से घूम रहे हो। मेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक थेरेपी है। आई टेल यू हाउ। जैसे आपका इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, आप दिन रात काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को रिलैक्स कब कर रहे हैं? टीवी चैनल्स घर में चलते रह रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, तो आपने अपनी मनपसंद चीज़ की कब? तो सबसे अच्छा है कि यू टेक योर बाइक, आप बाहर एक राइड पे जाइए, आराम से एक शांत वाली जगह पे बैठिए, हैव अ कप ऑफ टी। तो मेरे लिए गौरव, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा, ये थेरेपी, और इससे अच्छी थेरेपी कोई है ही नहीं लाइफ में। बिल्कुल सही कहा सर ने। कभी कभी मैं भी फील करता हूँ कि जब एक सोलो राइड पे जाता हूँ अकेले, शांत होकर के, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पे जाइए, बैठ करके एक चाय का प्याला कुल्हड़ में मिले तो और मजा आती है सर, तो वो पीजिए, तो एक वो थेरेपी का ही काम करती है सर। इट इज़ अ मैजिकल थेरेपी। राइट गौरव, एक चीज़ बताऊँ, ये सोलो राइड एक ऐसा मोमेंट होता है कि जब आप अपने आप से बात करते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप अपने आप से पूछ रहे हो, यार मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। तो कुछ वक्त ऐसा निकालना चाहिए जब आप अपने आप से बात करें,
जब आप ग्रुप राइड में जा रहे हैं तो आपको ये मौका नहीं मिलता। तो फॉर मी दिस इज़ अ प्योर थेरेपी और बड़ा रिलैक्सिंग होता है ये। तो बात आई अभी आपके मुझसे कि सोलो थेरेपी, सोलो राइड में बड़ा मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ क्वेश्चन कि व्हाट यू प्रेफर, सोलो राइड और ग्रुप राइड? सी इफ़ यू आर अ न्यू राइडर तो यू शुड ऑलवेज गो इन अ ग्रुप। ओके। इसका रीज़न क्या है, कहीं ब्रेक डाउन हो गया तो आपके साथ कोई है। और जब आप अभी राइडिंग में न्यू आए हो तो आप में उतना हौसला नहीं होता है। एक छोटी सी चीज़ कहीं ख़राब होती है तो आप घबरा जाते हो। उसके साथ अगर आपका कोई फ्रेंड चल रहा है तो एक सपोर्ट है, गाड़ी ख़राब हो गई है तो एटलीस्ट वो जाके कहीं से कोई हेल्प लेके आ सकता है। लेकिन इफ़ यू आर एक्सपीरियंस राइडर, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और आपकी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर सोलो राइड। सोलो राइड बहुत अच्छी राइड्स होती हैं और आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो राइडर्स, जो भी नए अपकमिंग राइडर्स हैं जो राइड करना चाह रहे हैं, तो पहले ग्रुप में राइड कीजिए, उसके बाद ही सोलो राइड को प्रेफर कीजिए, क्योंकि जो सच बताया सर ने, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एटलीस्ट आपके साथ में आपका कलीग है जो आपको हेल्प करेगा। हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ और राइडिंग और फैमिली ऑल्सो? आपको सबसे पहले अपने फैमिली का विश्वास जीतना है। ये बहुत बड़ी लाइन मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले अपनी फैमिली का विश्वास जीतना है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ राइड तो वो आपको कभी ना रोके कि ये आदमी बहुत ही रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाता है। आपका कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कहीं आप गिर गए तो बोलेंगे यार इसको तुम मत जाया करो, इससे अच्छा घर ही बैठा करो। तो आपको अपनी राइडिंग बहुत बैलेंस रखनी है। और देखिए गौरव, आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो राइडिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप काम तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, काम तो सबको करना ही, तो नहीं तो आपकी फैमिली कैसे चलेगी। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको राइडिंग के लिए, आपका जो भी पैशन है, मैं राइडिंग नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको अपना टाइम जरूर देना चाहिए कि आप दोबारा एनर्जाइज हो सकें अपने काम के लिए। आप सिर्फ काम 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 करते रहेंगे तो बिल्कुल थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे और नेक्स्ट डे आप जाके ऑफिस में बिल्कुल डल पड़े रहेंगे। तो कोई थेरेपी या कोई ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसमें आपने थोड़ा सा टाइम दिया, नेक्स्ट डे बिल्कुल न्यू एनर्जाइज एंथुसियास्टिक होकर वहां पर गए। तो मेरे लिए राइडिंग यही एक है कि भाई बैलेंस कैसे करना। अगर काम करें तो थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालें, स्पेशली संडे को। आप फुल डे नहीं ले सकते तो मॉर्निंग में यू गो फॉर अ राइड और सेकंड हाफ अपनी फैमिली को दीजिए। बिल्कुल, मतलब ये बहुत बैलेंस तरीका आपने बताया, और इसी तरीके से आप, मुझे लगता है इतने सालों से आप राइड कर रहे हो, घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रिलैक्स करना है तो भी आप सर जैसे बोल के सिर्फ राइडिंग ही नहीं, कोई भी आप हॉबी ले सकते हो आप, जिसको लेकर के आप एंजॉय करो, फैमिली को भी समय दो। सबसे पहली चीज़, कोई भी हॉबी आप कर रहे हो तो आप उसमें ये चीज़ करो कि इस हॉबी से आपको और आपके परिवार को या लोगों को कोई भी ट्रबल ना हो। बिल्कुल, वेरी ट्रू। Has riding ever changed your outlook on life, taught you something deeper? मतलब कुछ आपको बहुत डीपर आपको। वेरी ट्रू। राइडिंग एक ऐसा पैशन है कि आपको प्रेजेंटेबल बनाता है। राइडिंग ऐसी नहीं है कि गौरव आप स्लीपर्स पहन के निकल जाइए। राइट। यू हैव टू वेयर प्रॉपर गियर्स, प्रॉपर शूज़। तो जब ये आप चीज़ें अपने आप पहनेंगे तो आप अपने आप सोसाइटी में प्रेजेंटेबल दिखाई देंगे, आप डिसिप्लिन दिखाई देंगे। आप रोड पे चल रहे हैं, यार देखो ये राइडर है, इसने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं, राइडिंग गियर्स पहने हुए हैं। तो सिंपली राइडिंग आपको स्मार्ट बनाती है और आपको प्रेजेंटेबल बनाती है। प्रेजेंटेबल जब भी आप बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप जाएगा। तो राइडिंग ने मेरे अंदर बहुत डिसिप्लिन लाया है और मुझे प्रेजेंटेबल बहुत बनाया और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई हुआ है। मैं आपको देखता हूँ सर, आप अपनी बाइक्स की क्लीनिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। हर राइड के बाद में गाड़ी की क्लीनिंग कराते हो, नीट एंड क्लीन कराते हो, क्योंकि मैंने सर एक जगह पढ़ा भी था कि राइडर्स द मोस्ट डिसिप्लिन कम्युनिटी। राइट, वेरी ट्रू। तो जो आपने बताया सर, तो गाड़ी पे बहुत ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सो दैट कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपको एक अच्छा। गौरव, मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगा, जैसे आपको याद होगा बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे, हमेशा खाना अपनी पसंद का चाहिए, पहनना दूसरों की पसंद का चाहिए। ट्रू। आपका जो मैंने आप खाइए, लेकिन जब आपको बाहर निकलना है तो आपके क्लोथ्स, आपकी जो प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को देख के लगे कि ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड क्लीन पर्सन। तो मेरे लिए यही है, राइडिंग गियर्स आपको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। जब आप प्रेजेंटेबल बनोगे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रू राइडर रही है, जो गाड़ी का ध्यान रख रहा है, अपना ध्यान रख रहा है, ये नहीं कि चप्पल पहने और चल दिए राइड पे, वो राइडर नहीं है। नहीं, वो राइडर बिल्कुल नहीं है। चल रहा है कि कोई भी बाइक लेके, जो आपने बताया अभी, चप्पल पहन के चल दिए या कहीं भी कट मार के निकल रहे हैं, उनमें और एक ट्रू राइडर में डिफरेंस क्या है? गौरव, ये सब हमारे हाथ के अंदर है। मैं आपको बताऊं कैसे। राइडर्स की आज भी इंडिया में इमेज उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको राइडिंग गेयर्स में देखेंगे तो ये रेस कर रहा है, राइट। या ये ऐसे लोग हैं जो मतलब छपरी टाइप के लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो मैं इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखता हूँ। वो बताऊँ कैसे, जैसे मैं अगर रोड पे चल रहा हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन अपनी स्पीड पे चलता हूँ। कोई बड़ी गाड़ी जा रही है तो मैं उसको पास देता हूँ, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, तो गौरव एक बहुत आपको मैं आज गुरु मंत्र बता रहा हूँ
किसी भी जगह पर जाना हो तो उस जगह के बारे में स्टडी करिए और कुछ लोकल लैंग्वेज के वर्ड सीखिए। जैसे इफ़ आई गो टू नेपाल तो मुझे किसी को पूछना होता है कि ये यहाँ का रास्ता कैसा है, तो आई ऑलवेज यूज वर्ड दाई। दाई मीन्स बड़ा भाई। ओके, दाई यहाँ जाने के लिए कैसे होगा? आप लोकल को पहले प्रेफरेंस दीजिए। देखिए ईगो सबके अंदर होते हैं। आप भी अपने कानपुर के अंदर हो, आप राइड कर रहे हो, बाहर की गाड़ी का नंबर देखोगे तो यार ये हमसे आगे कैसे निकल गया। तो मैं उस जगह के लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ। उनको ये ना लगे बाहर से आके यहाँ हुड़दंग मचा रहा है, क्योंकि राइडर्स की इमेज बहुत खराब है। जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ बहुत आराम से रहता हूँ। आई नेवर ड्रिंक करना हो तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, रेड बुल है। तो वो आपका जो बिहेवियर है वो राइडिंग का कंसेप्ट धीरे धीरे लोगों में चेंज करेगा। नहीं यार, डिसिप्लिन राइडर्स भी आते हैं, हमने देखा था। वो डॉक्टर साहब आए थे यार, वो इतने अच्छे से रहे, अपने राइडिंग के किस्से से। उससे पहले वो लड़के आए थे, बड़ा हल्ला कर रहे थे, रात को गाना ना करते। तो ये सब आपके हाथ में है कि आपको अपने आप को लोगों को कैसे दिखाना है। एक बहुत सी चीज़ सर ने बताई है कि एक तो सही चीज़ कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव तो कभी करना ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो सर ने बताया कि जो इमेज है बड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर के लोगों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। आप उनकी इज्जत कीजिए, पहले आप इज्जत देंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। और मैंने देखा है जैसे हम उनको दाई बोलते हैं, या मैं हिमाचल में भी गया तो अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो अपने आप बोलते हैं यार बाहर का टूरिस्ट है, इन्हीं से हमारा धंधा चल रहा है, इन्हीं से बिजनेस चल रहा है। राइट। है। और ये जाके अपने सिटी में 50 लोग को बोलेगा यार वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मनाली के लोग अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हैं। तो ये गिव एंड टेक वाली बात है। आप रिस्पेक्ट करिए, आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। ग्रेट। What advice would you give to someone thinking about starting their riding journey? I'll tell you कि सबसे पहले कि आप इस कंसेप्ट में मत रहिए कि मुझे अपनी राइडिंग स्टार्ट करनी है और मैं सबसे बड़ी मोटरसाइकिल ले लूँ, मुझे लोगों को दिखाना है। हाँ, ये बहुत रहता है। ये बहुत लोगों में चल रहा है। लड़के और घर में जिद करके पेरेंट्स से झगड़ा करके ले रहे हैं, उनको परेशान करके ले रहे हैं। सबसे पहले आप अपना पर्पस देखिए। अगर आपको सिटी में लोकल चलना है तो आप 1000 सीसी बाइक लेके क्या करेंगे? ना तो आप उसका टॉप गियर डाल पाएंगे, ना आपको उसकी माइलेज मिलेगी। तो आप अपना देखिए गौरव, दुनिया तो पहले भी बोलती थी, अभी भी बोल रही है, बाद में बोलती रहेगी। आप अपनी पॉकेट देखिए, आप अपना पर्पस देखिए। तो मैं अपने जितने भी राइडर्स फ्रेंड हैं जो राइडिंग में आना भी चाहते हैं उनको ये बोलूँगा यार देखो, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से बाइक चूज़ करो। और वो बाइक मेरे सबसे अच्छी, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना यार। दुनिया 2 दिन देख के वाह करेगी, तीसरे दिन क्या होगा? अगर आपने इतनी बड़ी बाइक ले ली, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप तीसरे दिन परेशान हो जाओगे। अपने पर्पस के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से बाइक लीजिए। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम टेलिंग यू। बिल्कुल सही बात बोली है सर ने। बहुत से लोग महंगी बाइक ले लेते हैं बट उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 1-2 साल किसी तरह से कर लिया, उसके बाद में ना टायर चेंज करा पा रहे हैं, ना इंजन ऑयल, ना सर्विसिंग, गाड़ी अल्टीमेटली वो बेकार हो जाती है और फिर वो 5 लाख की खरीदी हुई गाड़ी कभी 2 लाख या 1.5 लाख में बिक जाती है। और जिन्होंने अपने पर्पस के हिसाब से लिए वो स्प्लेंडर पे भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने कहा राइडिंग एक थेरेपी है। और आप राइडिंग अगर आप उसको पैशन से कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो किसी भी गाड़ी को, तो आपको फील आ रहा है, वो चीज़ आ रही है। आगे भी और बात करते हैं सर आपसे।